सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है और उसका परिणाम होगा। पहले के ज़माने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना। डिलीवरी की तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था। उनको लगता था घोषणा हो गई, यानी विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहाँ हो रहा है तो कल मेरे यहाँ भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी गरीब हूँ, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा लेकिन कल मुझे मिलेगा। ये विश्वास पैदा होता है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहाँ भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ। फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है एक बार आओ एक बार जाओ वाला उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, सामूहिकता में विश्वास करती है और हम स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने के आदी हैं। वो तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तस्वीर है जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ मेरा खड़ा रहना मेरे लिए गर्व का विषय होता है। अगर मेरे साथी कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी भी फोटो होती है तो मैं भी उन कार्यकर्ताओं जैसा लगता हूँ। मुझे लगता है हाँ मैं भी इन्हीं के बराबर हूँ, मैं किसी से ऊपर नहीं हूँ, किसी से आगे नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो उस फोटो का मतलब इतना ही होता है। और देश की जनता भी ऐसे, ये जो फैशन हो गई है कि हर चुनाव यानी फलाने का, हर चुनाव ढीकने का, मैं समझता हूँ ये चुनाव हमारे कार्य का है, हमारे आचार विचार का है, हमारी नीतियों का है और सबसे ज़्यादा हमारी नीयत का है। और मैं मानता हूँ देश उसको समर्थन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, हम चुनाव हार करके ही जीतने लगे हैं। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानतें जब्त होती देखी है। मैं तो तब राजनीति में नहीं था, लेकिन एक बार मैंने देखा कि चुनाव में ये जनसंघ था उस समय, शायद दीपक निशान था उनका, और कहीं मिठाई बांट रहे थे तो हमने सुना ये मिठाई क्यों बांट रहे, तो सब हार गए।
तो बताया कि साहब हमारे 3 लोगों की जमानत बच गई है इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। उस जमाने से हम लोग गुजरे हुए लोग हैं और इसलिए जय और पराजय दोनों हमने देखा है। हम जब विजयी होते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन से जुड़े, जमीन के साथ जितना गहरा नाता बनता जाए हम बनाएं। हम जब चुनाव जीतते हैं तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते। हमारे लिए हर पल, हर दिन, हर योजना, हर काम जनता जनार्दन के दिलों को जीतना, और दिल तब जीते जाते हैं जब उनको समाधान होता है, संतोष होता है। तो हम हमारी शक्ति उसी में लगाते हैं और हम बहुत कॉन्शियसली प्रयास करते हैं कि जीत हमारे सर पे न चढ़ जाए, हमारे दिमाग में वो सवार न हो जाए, और इसलिए हम धरती पर रहते हैं। जहाँ तक पराजय का सवाल है, हम पराजय में भी आशा को खोजते रहते हैं। हम निराशा में डूब करके इसने किया, उसने किया, इसको वो ये करो, डिक ना करो, फलाना करो, इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम सोचते हैं कि सामने वाले की रणनीति क्या थी, उसके तौर तरीके क्या थे, वो लोगों को गुमराह करने में क्यों सफल हुआ, हमारी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे। हम औरों का भी अभ्यास करते हैं, हमारा भी अभ्यास करते हैं, हम स्थितियों का भी अभ्यास करते हैं, हम उस प्रकार के योजनाओं का भी अभ्यास करते हैं और फिर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। हम हर चुनाव से सीखते हैं, चुनाव जय का हो या चुनाव पराजय का हो। हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम नए रिक्रूटमेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आप को तराशने का भी अवसर मिलता है। तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा एजुकेशन का पीरियड मानते हैं। योगी जी की इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना, उसको साकार करना, और उसको कभी कोई एनकैश करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, तो मैं उसमें से एक अर्थ ये निकालता हूं कि योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। वरना विरोधी विरोध करता, कैश करने के लिए मैदान में उतरा है, मतलब योजना अच्छी है, योजना सफल है और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पूरा किया है। और एक प्रकार से मैं इसको योगी जी की क्रेडिट मानता हूं। दूसरा विषय है, हमारे देश में एक कल्चर चला कि राजनेता और सरकारों का काम क्या, हर चीज पे हाथ डाल देना, बोलते रहना, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी इसके में, और कोई चीज दुनिया में उन्होंने छोड़ी नहीं है। कोई नेता मिल जाएगा, वो कहेगा हम चंद्र पर मानवी भेजने वाले हैं। कोई नेता मिल जाएगा, उसने कभी कहा होगा कि हम चंद्र पर व्यवस्थाएं खड़ी करने वाले हैं, और 100 साल के बाद भी, 50 साल बाद, 30 साल भी कोई कर देगा तो वो कहेंगे हाँ देखो हमने उस समय कहा था। तो ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे। जब लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के विषय की चर्चा करते हैं तो वहाँ के सामान्य मानवी के मन में पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबतें झेली है, जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था, जिस प्रकार से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबुओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जिस प्रकार से इस प्रकार के दबंग लोगों को सरकार में एक प्रकार से प्रतिष्ठा थी, आश्रय था, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश ने बड़े निकट से देखा है। बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूँ। ये जो विश्वास पैदा हुआ है वो मैं समझता हूँ सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये तब हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक समय था गुंडे जो चाहे वो कर सकते थे। आज स्थिति ये है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहाँ बाहर मुझे रहना नहीं है, या तो मुझे जेल में ही रखो
ताकि वहाँ थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि मेरे पाप और हर कोई सरेंडर कर रहा है। बहुत से लोग हो सकता है सही रास्ते पर भी आ जाएंगे, जब देखेंगे कि भाई अच्छे रास्ते से भी जीवन जिया जा सकता है तो हो सकता है अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कुछ लोगों को उसके कारण तकलीफ हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था। आज खास करके माताओं बहनों को जो सुरक्षा मिली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, यानी हमारे देश में हुए कुंभ के मेलों में सबसे बड़ा कुंभ का मेला योगी जी के कालखंड में हुआ। करोड़ों की तादाद में लोग आए, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हुई, कहीं चोरी की भी खबरें नहीं आई, जेब कतरे की खबर नहीं आई। ये किसी भी समाज को संतोष देने वाला विषय है, ये गौरव करने वाला विषय है। और हिंदुस्तान में अगर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो बुरा क्या है। हिंदुस्तान की जुडिशरी बहुत ही सक्रिय है और कभी कभी तो प्रोएक्टिव है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो हिंदुस्तान की जुडिशरी ने जरूर कदम उठाए होते। और पीआईएल करने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में, ऐसी बहुत बड़ी जमात है जिनकी रोजी रोटी पीआईएल पर है, तो वो तो तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वो न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। परिवार में भी माँ बाप हमेशा सभी भाइयों बहनों को कहते हैं कि देखो भाई हम सब मिलकर के इस दिशा में जाएं तो सब अच्छा होगा, और सब उसी दिशा में प्रयास करते हैं, कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं करता है। इतना बड़ा देश है, अगर हम एक दूसरे से विपरीत करेंगे तो हमारे संसाधनों नष्ट हो जाएंगे, हमारे देश की भलाई करने की गति रुक जाएगी। और इसलिए देश के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों के कल्याण के काम हम मिल बैठ के करें और ज़्यादा तेजी से करें। और उसमें भी अगर हम राजनीति करने जाएंगे, मेरा राज्य है मैं मेरी मर्जी से करूंगा, ऐसा करेंगे तो कितना नुकसान होता है मैं एक योजना बताता हूं। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना गरीब जो बीमारी में है उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी में स्वस्थ होने के लिए सहायता करता है। भारत सरकार करती है, पैसे भारत सरकार दे रही है, राज्यों को तो लेना है, देना कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में अपनी अपनी योजनाएं हैं, हमें कोई इससे इतराज भी नहीं है, हम नहीं कहते कि योजना बंद करो। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है और केरल गया हुआ है और वहां उसको कुछ हो गया, तो ये योजना ऐसी है कि केरल में भी उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। उसको उत्तर प्रदेश में ही बीमार होगा तो लाभ होगा ऐसा नहीं, केरल में मिला। इसका मतलब कि आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना मतलब दोनों इंजन जुड़ जाएंगे तो गरीबों को लाभ होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको लगता है नहीं हम आयुष्मान भारत से नहीं जोड़ेंगे। दिल्ली में क्या ऐसी सरकार है। अब दिल्ली का नागरिक हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा और वहां कुछ हुआ तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। अब क्या कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है। उसी प्रकार से हमने वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों किया कि भाई कोई भी मजदूर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएगा, एक ही राशन कार्ड होगा। अगर वो महाराष्ट्र में है तो भी उसको फ्री प्राइस फेयर प्राइस शॉप से उसको अनाज मिल जाएगा। अब 2 राज्य ऐसे निकले जिनको सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड गलत क्या है, तुम लागू करो। अब इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ होता है। अब जैसे जीएसटी कानून आया, पहले हमारे देश में हर जगह पर टैक्सेशन की सिस्टम इतनी अलग अलग थी कि विदेश के निवेशक जो होते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। भाई हमें एक राज्य में अगर कारखाना लगाते हैं तो हमें वहां इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, दूसरे में लगाते हैं तो दूसरा होता है। अब जीएसटी होने के कारण उनको भी सहूलत हो गई।
तो हम जो ये कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार, हम ऐसी व्यवस्थाएं करें, अपनी विविधता को बनाए रखना है, भारत की विविधता ही उसकी ताकत है, लेकिन व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब डबल इंजन लगता है तो ताकत बहुत बढ़ जाती है, हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होती है। हमें इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ देश का कल्याण, गरीबों का कल्याण, देश के युवाओं का भला, इतना ही हमारा अर्थ है। देश के विकास के लिए हमें रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ही चाहिए। और देश में मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो इतने लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं, और इसलिए राज्य के एस्पिरेशंस क्या होते हैं, राज्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसका मुझे भली भांति समझ है। और इसी के कारण हम हिंदुस्तान के सभी राज्यों की भला, अब देखिए मैं दुनिया के मेहमान आते हैं तो पहले उनको दिल्ली में ही आना और जाना हो जाता था, मैं ऐसा नहीं करता, मैं उनको अलग अलग जगह पर, मैं चाइना के राष्ट्रपति को ले गया तमिलनाडु, मैं फ्रांस के राष्ट्रपति को ले गया उत्तर प्रदेश, मैं जर्मन चांसलर को ले गया कर्नाटका, और तब तो कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार? इस देश की शक्ति को उभारना, इस देश के हर राज्य को प्रोत्साहन मिलना, यही हमारा काम होता है। अब यूएन में जाकर मैं तमिल भाषा में कोट करता हूं तो दुनिया को गर्व होता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, पहले कोई बोलता ही नहीं था। और इसलिए तो मैं हर एक को साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हूं, और मैं मानता हूं वही रास्ता है। हम विविधता में एकता के दर्शन करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए विविधता को एक दूसरे के साथ विरोध के लिए सीड्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें विविधता में से एकता को पनपाना है। हमारा ये मत है सामाजिक न्याय। भारत जैसे देश में इतनी विविधता भरा समाज व्यवस्था, और अगर सामाजिक न्याय के सिद्धांत में हम थोड़ा सा भी ऊंचे नीचे करेंगे तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा। इसलिए समाज का छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति को भी विकास में पूरा सहयोग मिलना चाहिए और विकास के लिए अवसर मिलना चाहिए। जैसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, वैसे ही राष्ट्र में भी कोई एक इलाका बहुत आगे बढ़ जाए और कोई इलाका पीछे रह जाए तो कभी भी देश का भला नहीं होगा। हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वसमावेशक विकास होना चाहिए, सर्वस्पर्शी विकास होना चाहिए, सर्वहित में विकास होना चाहिए। और इसलिए हम एक विषय लेकर के आए जिसमें भी मैं देख रहा हूं कि सभी राज्य हमारे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। एक राज्य नहीं कर रहा है, ये दुर्भाग्य है, बाकी सब राज्य कर रहे हैं। क्या है? हमने देखा कि हिंदुस्तान में 100 से थोड़े ज्यादा कुछ जिले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे हैं। हर प्रकार से वहां का धन तो सब राज्य जिलों को समान मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नेंस के प्रॉब्लम, योजनाओं का अमलीकरण नहीं। हमने ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया और राज्य सरकारों की सहमति से किया। करीब 110-115 जिले हैं और उस पर हमने स्पेशल फोकस किया। मैं खुद जिलों से बात करता हूं, उन जिलों में कल्याणकारी योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। मैं राज्य सरकारों को प्रार्थना करता हूं कि वहां यंग अफसरों को लगाइए, आईएएस अफसरों को, प्रमोटेड अफसरों को या रिटायर्ड एज वाले लोगों को वहां मत भेजिए, यंग लोगों को लगाइए। और मैंने देखा कि सभी राज्यों ने मेरी इस बात को माना, यंग अफसरों को लगा। दूसरा मैंने कहा बार बार ट्रांसफर मत कीजिए, उनको वहां रहने दीजिए 3 साल, उनको कहिए कि तुम काम करो, बाद में तुम्हें अच्छा पोस्टिंग देंगे। सभी राज्यों ने मेरी मदद की और आज ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो राज्यों की एवरेज से भी कुछ तो आगे निकल रहे हैं, कई पैरामीटर में आगे निकल रहे हैं। अब देश का भला हो रहा है। तो मेरा फेडरलिज्म में छोटे से छोटी इकाई का भी भला हो। अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हिंदुस्तान के हर गांव में जाना चाहिए। हम लगे हैं, पैसे लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्यों? हमें तो पूरे देश को ऊपर लाना है।
यही तो रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने का हमारा तरीका है। भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। आपने मेरे मुंह से सैकड़ों बार इसको सुना होगा, और मैं तो देख रहा हूं इन दिनों दुनिया के देश भी मेरे इस वाक्य का अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके सुनाते हैं कि मोदी इन सिद्धांतों पे काम करते हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि सबका साथ, यही हमारा मंत्र रहा, हम करते हैं। समाज व्यवस्था तो है ही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मैं देख रहा हूं मीडिया में हम समाज को कोई दबा कुचला वर्ग हो, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे भाई इस समाज में अगर पंथ के आधार पर देखें तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे, और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहाँ भी समाज के और वर्गों में जातियाँ नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहाँ पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहाँ कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार की राजनीति कौन करते हैं जी? क्या इससे बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं, ये इसी भाषा में वर्णन करते हैं। किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए, और इसलिए सबका साथ सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं, ताकि हमारा मत है कि देश की एकता देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। आज विश्व में भारत ने अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई है, और वो मीडिया की ताकत से भी आगे निकल गई है। अब जहाँ तक मीडिया का सवाल है, वो क्यों ऐसा करते हैं, किसके कारण करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके कहने से करते हैं, किसके दबाव में करते हैं, ऐसे विषयों पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मेरा इतनी समझ जरूर है कि मीडिया वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। उनको भी टिकने के लिए, अपने व्यापारिक हितों के लिए भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो भी एक एलिमेंट है मीडिया की, कुछ मजबूरियां भी हैं उनकी। इस सब के बावजूद भी हमारी बात दुनिया में पहुंची है, इन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंची है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जहां तक विदेश का मीडिया का कुछ सवाल है, दुनिया में मैंने देखा है कि कोई ही देश होगा, रेयर एक्सेप्शन, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, कि जहां का मीडिया अपने देश के हितों के खिलाफ कुछ करता हो। कभी नहीं करते। तो कभी कभी ये मीडिया हाउस भी उनके देश के हितों के लिए भी, देशों के बीच की जो स्पर्धा होती है तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उनकी एक अपनी दुनिया है, चलने दीजिए। लेकिन आप देखिए क्या कारण है कि आज सबसे ज्यादा एफडीआई है भारत में, क्या कारण है सबसे ज्यादा एफआईआई है, क्या कारण है इतना निवेश आ रहा है, क्या कारण है कि जब आयुष्मान कोरोना आया, दुनिया के 150 के करीब देश भारत की दवाई के लिए, मुझे लगातार हिंदुस्तान, दुनिया के मैक्सिमम लोगों ने मुझ पर टेलीफोन करके दवाइयाँ मांगी होगी। तो भारत की प्रतिष्ठा है तभी तो कर रहे हैं। और इसलिए ये जो हम 24 घंटे हेडलाइन के भरोसे राजनीति करते हैं, उनकी मजबूरियां होगी। मैं तो दुनिया के लोगों के सामने सत्य लेकर के जाता हूं, सच्चाई पहुंचा के रहता हूं, और दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। और पीएलआई इसके अभी अभी हम लाए, कितना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है जी, कितना समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी
जनसंघ के जमाने से हमारी आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा आप सुनोगे तो यही रही है कि हम देश की जनता पे भरोसा करते हैं, देश की जनता के सामर्थ्य पे भरोसा करते हैं। सरकार की नीतियां उनको अवसर देने वाली होनी चाहिए और हम वो नीतियां बना रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा अवसर मिले। दूसरी बात है, हमारा मत है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस। अब ये कहाँ समाजवाद के साथ बैठता है? ये तो समाजवाद के खिलाफ है। सरकार का काम है गरीब के लिए भोजन की चिंता करो, सरकार का काम है गरीब के लिए घर बनाओ, सरकार का काम है गरीब के लिए शौचालय बनाओ, सरकार का काम है गरीब को पीने का शुद्ध पानी दो, सरकार का काम है गरीब अगर बीमार है तो उसको इलाज की व्यवस्था करो, सरकार का काम है गरीब गांव-गांव तक कुछ रास्ते बनाओ, लोगों को जाने आने की सुविधा करो। सरकार का काम है कि हमारा देश का एग्रीकल्चर ताकत जो है विश्व के बाजार में कैसे पहुंचे, इसके लिए कुछ व्यवस्था करो। छोटे किसान उसको दरकिनार किया गया, उसकी चिंता करो। और मेरी प्राथमिकता यही है, मुझे लोगों को घर देना है, मुझे गरीबों को शौचालय देना है, मुझे गरीबों को धुएं से मुक्त करना है, मुझे गरीबों को घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना है, मुझे गरीब के बच्चों को पढ़ाना है। अगर कोई इसको समाजवाद कहता है तो मुझे ये समाजवाद मंजूर है।